हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो आज हम जीओसी का अगला लेक्चर देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्षारीय सामर्थ्य की बात करी थी, ठीक है ना। तो क्षारीय सामर्थ्य बेसिकली किसको बोलते हैं भाई? क्षारीय सामर्थ्य हम बोलते हैं लोन पेयर H+ आयन को देने की जो क्षमता होती है उसको क्षारीय सामर्थ्य बोला जाता है। क्या होती है भाई? लोन पेयर H+ आयन को देने की क्षमता, इसी को क्या बोलते हैं? क्षारीय सामर्थ्य बोलते हैं, ठीक है। अब भाई लोन पेयर हमें H+ आयन को, जो हम बोलेंगे क्षारीय सामर्थ्य में कि जो जितना ज्यादा क्षारीय होगा वो उतनी ही जल्दी लोन पेयर आसानी से देगा, या जो जितनी जल्दी लोन पेयर H+ को देगा वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। समझ रहे हो बात को? कि जो जितनी जल्दी लोन पेयर आसानी से देगा वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। और बेसिकली क्षारीय सामर्थ्य में हमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की क्षारीय सामर्थ्य चेक करनी थी। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखा गया है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से ही आते हैं। तो हमें फोकस किस पर करना है? एन कंटेनिंग कंपाउंड पर ही करना है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्षारीय सामर्थ्य चेक करने का एक मैंने आपको जनरल ऑर्डर बताया था, बेसिक स्ट्रेंथ का क्षारीय सामर्थ्य का। और ऑर्डर में सबसे पहले क्या बताया था कि भाई ऐसा कंपाउंड जिसमें ऐसे करके 2 नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में होंगे, ठीक है, ऐसे करके 2 नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में होंगे और इस तरीके के जो कंपाउंड है सबसे ज़्यादा क्षारीय होंगे। फिर इसके बाद में आपको देखना है आई इफेक्ट 2 तरीके का, प्लस आई और माइनस आई, और प्लस आई माइनस आई में से ज़्यादा क्षारीय प्लस आई वाला होगा। फिर आपको चेक करनी थी भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, तो उसकी क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा होगी। फिर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन आएगा। फिर इसके बाद में लोन पेयर अगर कहीं पर अनुनाद में जाता है उसकी क्षारीय सामर्थ्य, और सबसे कम क्षारीय सामर्थ्य किसमें आएगी? लोन पेयर अगर कहीं एरोमेटिकता में जाता है वहां पर क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम होगी। क्लियर है बात? तो कुछ इस तरीके से आपको क्षारीय सामर्थ्य जो है वो चेक करनी है, ठीक है ना। तो देखना जरा कि भाई क्षारीय सामर्थ्य में ये मैंने आपको एक सिंपल सा ऑर्डर लिखाया था। फिर इसके बाद में हम बात कर रहे थे एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य की। एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य, एनिलीन जो है वो ये होता है प्रतिस्थापी युक्त एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य हमने देख ली थी। प्रतिस्थापी युक्त एनिलीन की छासा, छासा बोले तो यू नो व्हाट आई मीन, है ना। तो प्रतिस्थापी युक्त एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य है भाई। एनिलीन किसको बोलते हैं? बेंजीन रिंग पर अगर मैं क्या कर दूं, बेंजीन रिंग पर अगर मैं NH2 जोड़ दूं तो इसको क्या बोलेंगे हम? एनिलीन बोलेंगे, ठीक है। दिस कंपाउंड इज नोन एज एनिलीन। क्लियर है? अब भाई यहां पर आपको ऑर्थो पोजीशन की बात एक बार मैं नहीं करूंगा, आपको क्या करना है, मेटा या पैरा पोजीशन पर या तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोले तो +M या +I या +H वाला कोई ग्रुप जोड़ना है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ना है, या फिर आपको क्या करना है भाई, इन पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जोड़ना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जोड़ना है बोले तो -M या -I वाला कोई ग्रुप जोड़ना है। मैं एक बार ऑर्थो की बात नहीं करूंगा, ऑर्थो के अलावा मेटा और पैरा की बात करेंगे। ऑर्थो वाला जो इफेक्ट है वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास है कंडीशन। तो भाई क्षारीय सामर्थ्य क्या होती है? लोन पेयर देने की क्षमता। तो प्लस वालों के, जो भी प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं क्षारीय सामर्थ्य, उनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। प्लस वाले इफेक्ट जितने ज्यादा आएंगे, अब बोलेंगे क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा होगी। फिर एनिलीन में कुछ भी नहीं जुड़ा है, यहाँ तो माइनस वाले जुड़े हैं, तो यहाँ क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम हो जाएगी। क्लियर है बात? अब देखना जरा, ये तो हो गई क्षारीय सामर्थ्य। अब आपको क्या करना है? आपको जो है वो अभी यहाँ जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको कल बताए थे, है ना, वो सारे एग्जाम्पल जो है वो पहले हमने पढ़ लिए। उनमें देखो जरा, वो सारे एग्जाम्पल जो है वो मेटा और पैरा पोजिशंस के हैं, उनमें ऑर्थो का एक भी एग्जाम्पल नहीं है। तो अब मैं जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो है भाई ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य, ठीक है ना। अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो क्या है भाई? ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य। देखें जरा, ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त एनिलीन की
क्षारीय सामर्थ्य। ठीक है भाई, देखना कि भाई ऑर्थो पर कोई प्रतिस्थापी जोड़ दिया तो एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य कैसे चेक करेंगे। भाई हम क्या बोल रहे हैं कि क्षार किसको बोलते हैं, H+ देने की क्षमता क्षारीय सामर्थ्य, H+ देने वाला H+ को लोन पेयर देने की क्षमता क्षारीय सामर्थ्य, और लोन पेयर देने वाला क्या हो गया, क्षार हो गया। ठीक है, तो देखना जरा यहां कि भाई ये एनिलीन है, एक तो सिंपल एनिलीन है NH2। जैसे मैंने आपको अम्लीय सामर्थ्य में बताया था कि भाई अम्ल जो है वो होते हैं H+ देने वाले, और एक H+ रिलीज करने के बाद में जिसमें बदलता है वो होता है एक H+ अगर रिलीज हो गया तो एक H+ रिलीज करने के बाद में किस में बदलेगा, एक H+ रिलीज करने के बाद में वो बदल जाएगा अपने संयुग्मी क्षार में। ठीक है, तो संयुग्मी क्षार जितना ज्यादा स्थायी होगा अम्लीय सामर्थ्य भाई साहब उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। अपना संयुग्मी क्षार जितना ज्यादा स्थायी होगा अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी। और अम्लीय सामर्थ्य बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पर भी चेक करना है, लोन पेयर देने वाला क्षार होता है, या तो ऐसे बोल दो, या H+ ग्रहण करने वाला क्या होता है, क्षार होता है। तो भाई ये अगर H+ क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तो H+ ग्रहण कर ले तो अपने पास क्या बनेगा भाई, देखना जरा NH3+ बनेगा। क्लियर है बात, अगर ये H+ ग्रहण कर ले तो पीछे क्या बनेगा, NH3+ बनेगा। ये वाला क्षार है, ये इसका संयुग्मी अम्ल है। क्लियर है, अब यहां पर भी वो चीज लागू होती है कि अपना संयुग्मी अम्ल जितना ज्यादा स्थायी होगा क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी। संयुग्मी अम्ल जितना ज्यादा स्थायी होगा क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है भाई, अगर ये चीज स्टेबल, आप खुद सोचना कि ये वाली चीज अगर स्थायी है, स्थायी चीज जल्दी बनेगी। जल्दी कब बनेगी, जब ये भागकर जल्दी से H+ को लोन पेयर देगा, और जितनी जल्दी लोन पेयर दिया जाएगा हम बोलेंगे क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है ना, कि जितनी जल्दी लोन पेयर दिया जाएगा, है ना, जितनी जल्दी ये भागकर लोन पेयर देगा क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर, तो देखो कि भाई ये बना, अब ये अगर स्टेबल होगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्षारीय सामर्थ्य भी ज्यादा होगी। अब भाई देखना जरा, जब भी हम क्षारीय सामर्थ्य की बात करते हैं तो H+ के लेन देन की बात करते हैं, और भैया ये H+ का लेन देन जो है वो किसी न किसी विलायक में होता है। किस में होता है, किसी न किसी विलायक में होता है। H+ का लेना देना जब भी चलता है ना तो ये किसी न किसी विलायक में होता है। और भाई यहाँ क्योंकि H+ का लेना देना चल रहा है तो ये कोई प्रोटिक विलायक होगा। भाई विलायक दो प्रकार का होता है, एक तो प्रोटिक विलायक, एक अप्रोटिक विलायक, दो प्रकार का विलायक होता है। प्रोटिक विलायक का मतलब होता है एक ऐसा विलायक जिसके पास देने के लिए, रिलीज करने के लिए H+ हो, उसको भैया प्रोटिक विलायक बोलेंगे, है ना। जैसे भाई अपने पास H2O है, H2O जो है वो H+ और OH- में टूट सकता है। जैसे अपने पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये भी RCOO- और H+ में टूट सकता है। जैसे अपने पास कोई अल्कोहल है तो ये भी RO- और H+ में टूट सकता है। तो H+, ऐसा विलायक जिससे हमें H+ मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको प्रोटिक विलायक बोलेंगे। और एक ऐसा विलायक जिसके पास H+ नहीं होगा रिलीज करने के लिए, उसको अप्रोटिक विलायक बोलेंगे। जैसे भाई साहब मेरे पास ईथर है, ROR, कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, कोई अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है, H+ रिलीज नहीं कर सकता। जैसे भैया मेरे पास बेंजीन है, इसके पास भी कोई H+ नहीं है, कोई अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है, ये भी अप्रोटिक विलायक है। तो विलायक दो प्रकार का हो गया, प्रोटिक, अप्रोटिक। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई H+ का लेना देना जो होता है कि क्षार H+ को लोन पेयर देगा, अम्ल जो है वो H+ रिलीज करेगा। H+ का लेना देना जब भी चलता है ये किसी न किसी विलायक में चलता है, कोई ना कोई विलायक वहां होना चाहिए। तो यहां पर भी भाई ऐसे ही H+ का लेन देन चल रहा है तो यहां पर भी कोई ना कोई विलायक होगा। और क्योंकि मैं H+ की बात कर रहा हूं, मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, तो जरूर ये प्रोटिक विलायक होगा। जैसे मान लो H2 है, हम H+ के लेने देने की एक एग्जांपल ले रहे हैं। H+ के लेन देन की बात कहां कर रहे हैं, वाटर में कर रहे हैं। मान लो ये काम वाटर में चल रहा है, ठीक है। तो अब देखना जरा, जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा H2O, ये H, ये H पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, ये H, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये H, यहाँ पर भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये अट्रैक्शन। क्लियर है बात। तो ऐसे करके जो है वो H2O जो है, H2O का मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा, है ना। और ये अट्रैक्शन जो है, देखना जरा, हाइड्रोजन के पास अगर फोन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है एक तरीके से, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। और भाई बॉन्डिंग का मतलब है आकर्षण,
और भैया आकर्षण जितना ज्यादा होता है हम बोलते हैं वहां स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। भाई प्रतिकर्षण अगर ज्यादा होगा ना तो स्टेबिलिटी कम होगी, अगर आकर्षण ज्यादा हो रहा है, आकर्षण जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। यहाँ भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जो अपने पास संयुग्मी अम्ल बना है, ये संयुग्मी अम्ल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और भाई जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, हम बोलेंगे कि संयुग्मी जो है वो उतना ही ज्यादा स्थायी हो जाएगा। और भाई अगर ये ज्यादा स्थायी बन रहा है तो ये इसको जल्दी से लोन पेयर देगा H+ को, और जितनी जल्दी H+ को लोन पेयर दिया जाएगा हम बोलेंगे क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा हो। क्लियर है बात? एक कंडीशन तो ये है। एक कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन, कि भाई ऑर्थो पर आपने ये ऑर्थो पोजीशन, ये एनिलीन और ये ऑर्थो पोजीशन, कोई समूह जोड़ दिया G। जैसे बेंजोइक एसिड के केस में मैंने आपको बताया था कि G कैसा भी हो सकता है, G +M -M +I -I +H -H कैसा भी हो सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर भी ऑर्थो पर आपने कोई समूह जोड़ दिया G कैसा भी हो सकता है, +I -I +M -M +H -H कैसा भी हो सकता है। ठीक, तो ये जो G है ना अपना, ये G है ना, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी समूह हो सकता है, यानी ये ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त एनिलीन है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूं ये ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त एनिलीन, ठीक है, ये ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त एनिलीन है, ठीक है ना। तो ये H+ आया, इसको H+ को लोन पेयर देना था भाई। अब भाई ये H+ को लोन पेयर दे रहा है ना, लोन पेयर इससे दे दिया, लोन पेयर दे दिया, पीछे क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल बनेगा, ये संयुग्मी अम्ल NH3+ और ये G। क्लियर है बात? तो अब देखना जरा ध्यान से, जैसे ही H+ को लोन पेयर दिया, ठीक है ना, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि H+ का जो लेना देना चल रहा है, जो लेन देन चल रहा है, वो कहां चल रहा है, वाटर में चल रहा है। तो वाटर के साथ मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, LOG हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, HOH ये माइनस ये प्लस, ये लो जी कर ली, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अब एक चीज देखना, यहां पर तो ये समूह G जुड़ा है, तो ये क्या कर लेगा, इसके आसपास की जो जगह है NH3+ के आसपास की जगह को क्या कर लेगा, घेर लेगा। और NH3+ के आसपास की जगह को अगर इसने घेर लिया तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है बात? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कम हो गई भैया आकर्षण कम हो गया, और आकर्षण अगर कम हो गया ना तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। और भाई स्टेबिलिटी कम है मतलब ये वाला इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल है, नीचे वाला कम स्टेबल है, इसका मतलब कम स्टेबल चीज धीरे बनेगी। ऊपर वाले के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये कम स्टेबल है, ये धीरे बनेगी, और ये धीरे बनेगी, इसका मतलब ये NH2 इसको लोन पेयर थोड़ा धीरे लोन पेयर देगा, और जितनी धीरे लोन पेयर देगा क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही कम हो जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों में बात करूं, ये वाला भाग भाग के लोन पेयर देगा, तुरंत लोन पेयर दे देगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से संयुग्मी स्टेबल हो रहा है। मैं लिख देता हूं जरा यहां पर देखना, यहां संयुग्मी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक होगी, अतः संयुग्मी अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी, ठीक है। और यहां लिख देता हूं, यहां संयुग्मी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग G समूह की त्रिविम बाधा के कारण घट जाएगी, जिससे संयुग्मी अपेक्षाकृत कम स्थायी हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे संयुग्मी जो है वो अपेक्षाकृत कम स्थायी हो जाएगा। और भाई संयुग्मी G की त्रिविम बाधा लगी,
जी की त्रिम बाधा लगी, इसलिए यहाँ पर H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, कम हो गई। और भाई H2O के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो गई तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हुई तो संयुग्मी अम्ल जो है वो अपेक्षाकृत कम स्थायी हो जाएगा। और अगर ये इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई तो अब ये जल्दी से H+ को लोन पेयर नहीं दे पाएगा, जल्दी लोन पेयर नहीं दे पाएगा तो इसकी क्षारीय सामर्थ्य बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसको जो है संयुग्मी अपेक्षाकृत कम स्थायी हो जाएगा, जिससे जिससे अब ये पॉइंट ध्यान में रखना भाई जो लिखने जा रहा हूं, जिससे ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य, ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य एनिलीन से कम हो जाएगी। क्लियर है बात कि भाई ये वाला जो है वो कम स्थायी है, ये वाला ज़्यादा स्थायी है। अगर ये कम स्थायी देरी से बनेगा, देरी से बनेगा इसका मतलब ये देरी से इसको H+ को लोन पेयर देगा, इसका मतलब ये कम क्षारीय होगा, चाहे G कुछ भी आ जाए, चाहे G +M -M +I -I +H कोई भी हो, G कोई भी समूह हो, हमेशा एक लाइन ध्यान में रखें, जैसे बेंजोइक एसिड के केस में मैंने आपको बताया था, वहां पर तो क्या था कि ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त बेंजोइक एसिड की अम्लीय सामर्थ्य बेंजोइक एसिड से ज्यादा होती है, तो वहां तो अम्लीय सामर्थ्य ऑर्थो प्रभाव के कारण बढ़ रही थी, जबकि यहां अम्लीय सामर्थ्य ऑर्थो प्रभाव के कारण घट जाएगी। इसको SIP प्रभाव भी बोलते हैं, इसे SIP प्रभाव है ना, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई अपन, SIP प्रभाव भी कहते हैं, है ना। यानी एक तरीके से प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा भाई, इसके कारण, G के कारण इसका प्रोटोनेशन कम हो पाएगा। प्रोटोनेशन कम होने का मतलब है G अगर जुड़ गया तो इसने इसके आसपास की जगह को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, घेर लिया, आसपास त्रिविम बाधा बढ़ गई, तो अब आसानी से ये H+ को लोन पेयर नहीं दे पाएगा, H+ को लोन पेयर नहीं दे पाएगा तो क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भाई ये है अपने पास SIP प्रभाव। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तो देखना जरा कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। देखिए जरा, हाँ भाई, ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य, कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, उनमें आपको मेरे को बताना है कि कौन सा ज़्यादा क्षारीय होगा, कौन सा कम क्षारीय होगा, ठीक है। सिंपल सा काम, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे रिलेटेड। देखें, चेक करें भैया, हाँ भाई,
देखिए ज़रा चेक करते हैं भाई, एक एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, देखते हैं। बार बार बताया हुआ है कि जो चीज़ सेम होती है उसको नहीं देखना होता है, जो चीज़ डिफरेंट होती है उसको देखना होता है। तो CH3 का इफेक्ट कैसा भाई, ऑर्थो पोजिशन पर है। तो पहली बात, ऑर्थो पोजिशन पर एक तो हो जाएगा SIP इफेक्ट। अगर कहीं पर भी ऑर्थो इफेक्ट लग रहा होता है ना, ये ऑर्थो इफेक्ट का ही एक टाइप होता है SIP इफेक्ट। तो कहीं पर भी अगर ये इफेक्ट लग रहा होता है, ऑर्थो इफेक्ट जैसा कुछ लग रहा होता है, तो आपको केवल इसी इफेक्ट को चेक करना होता है, आपको बाकी के इफेक्ट चेक नहीं करने होते कि -I है, -M है, वो सारे इफेक्ट चेक नहीं करने होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो बाद में इसको दी जाती है। क्लियर है बात? ये वाली पोजिशन कौन सी है, मेटा पोजिशन है। मेटा पर इसका इफेक्ट होगा केवल +I। ये वाली कौन सी पोजिशन है, पैरा पोजिशन है। पैरा पर जो है वो इफेक्ट होगा +H। अब भाई हमें पता है कि प्लस वाले इफेक्ट जितने ज़्यादा होंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो प्लस वाले इफेक्ट, ये +H है, ये +I है। +H से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं और यहाँ पर +I से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट होगा, हम बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा भाई, थर्ड के बाद में देखो ज़रा, थर्ड के बाद में कौन सा होगा भाई, थर्ड के बाद में, अब इसमें +I है, इसमें +H है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। तो थर्ड के बाद में सेकंड के बाद में कौन सा, फर्स्ट। सेकंड के बाद में कौन सा, फोर्थ। और फोर्थ के बाद में सबसे कम कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, है ना। ये तो है अपना कंसेप्ट। अब मान लो आप ऑर्थो इफेक्ट नहीं चेक करते, आप SIP इफेक्ट चेक नहीं करते, आप जो है वो केवल इसमें I इफेक्ट और H इफेक्ट चेक कर रहे हो। मान लो I इफेक्ट और H इफेक्ट ही आपने चेक किया, तो इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। CH3 है ना, तो यहां पर इसका इफेक्ट +H और +I, ठीक है। अब भाई इसमें भी तो इसका इफेक्ट +H और +I दोनों होंगे। H तो दोनों में बराबर है, क्योंकि H इफेक्ट तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। I इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर जहां I ज्यादा होगा वहां बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। ये ऑर्डर आएगा कब, जब हम SIP इफेक्ट चेक नहीं करें तब। लेकिन एक्चुअल में तो SIP इफेक्ट हमें देखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो भाई यहाँ इनसे भी ज्यादा प्रेफरेंस हम किसको देंगे, SIP इफेक्ट को देंगे, SIP इफेक्ट को देंगे, ठीक है। तो यहाँ SIP इफेक्ट होगा। तो SIP इफेक्ट होने की वजह से अब आपको क्या करना है भाई, जैसे मैंने बेंजोइक एसिड में बताया था कि आंख बंद करके जो ऑर्थो वाला होता है उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जाती है, ठीक है ना, उसको सबसे ज्यादा एसिडिक कर देना है आपको। बिल्कुल ऐसे ही जहां पर ऑर्थो इफेक्ट लग गया, जहां SIP इफेक्ट लग गया, वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ, अब इन तीन को चेक करते हैं, तो थर्ड की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट फोर्थ की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, फर्स्ट की, ड्यू टू SIP इफेक्ट। क्लियर है? यहाँ पर भी ऐसा ही कि भाई ऑर्थो वाला दे रखा है, सबसे कम बेसिक ऑर्थो वाला ही है। आपको चेक किसको करना है, इन तीन को चेक करना है। तो यहाँ OCH3 का -I, यहाँ OCH3 का इफेक्ट कैसा, +M। तो +M वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। फिर देखना जरा, अब -I है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर तो ये वाला है, NH2 जुड़ा है ना, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। फिर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। क्यों, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट के कारण, ठीक है ना। ये ऑर्डर आएगा। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा बेसिक, इन दोनों में से ये ज्यादा बेसिक होगा। क्यों, ये तो माइनस वाला है, विड्रॉविंग इफेक्ट रखता है। विड्रॉविंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां चेक करते हैं, तो भाई देखना जरा, CH3 लगा है, यहां ये लगा है, यहां ये भाई इधर से इधर चल रहा हूं, ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो जो ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, उसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट इधर से इधर जाओगे तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे भाई, इस केस में जो SIP इफेक्ट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और SIP इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, साइज जितना ज्यादा होगा भाई, प्रोटोनेशन में उतनी ही दिक्कत आएगी, लोन पेयर देने में उतनी ही दिक्कत आएगी। और लोन पेयर देने में जितनी ज्यादा दिक्कत होगी, हम बोलेंगे कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। क्लियर है? तो अगर इधर से इधर जाएं तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर कौन सा, थर्ड, और फिर फोर्थ। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर है बात? तो भाई इस तरीके से आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। सारे के सारे वो ग्रुप है अपने पास, वो कंपाउंड है जिनमें क्या है, जिनमें ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो पर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लोगे ना, ठीक है। कोई डाउट आए तब तो मैं हुई हूँ, ठीक है ना, आप मेरे से पूछ सकते हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते भैया, मिटा रहा हूँ इसको।
हाँ भाई, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है क्षारीय सामर्थ्य में, लास्ट टॉपिक है भाई, और वो है एमीन की क्षारीय सामर्थ्य। देखना जरा, एमीन की क्षारीय सामर्थ्य। ठीक है भाई, देखो एमीन की क्षारीय सामर्थ्य हमें चेक करते हैं। एमीन क्या होते हैं पहले तो ये देख लेते हैं भैया। RNH2 टाइप के जो कंपाउंड है ना, इनको एमीन बोलते हैं अपन। ठीक है, ये वाला 1 डिग्री एमीन अपने पास है। ठीक है, फिर अगर 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ दोगे, ये वाला 2 डिग्री एमाइन हो जाएगा। फिर अगर 3 एल्काइल ग्रुप जोड़ दोगे तो ये वाला 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा। तो 3 तरीके के एमाइन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये वाला जो है वो NH3 है, ये अमोनिया है। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो 4 तरीके के कंपाउंड हो गए। ये माना जाता है कि एमाइन जो है वो अमोनिया के ही डेरिवेटिव है। भाई डेरिवेटिव वर्ड का मतलब मैंने आपको पहले बताया हुआ है। डेरिवेटिव का मतलब ये माना जाता है कि जितने भी एमाइन है या जितने भी एमीन है, ये सारे के सारे अमोनिया से बनते हैं। कि भाई जैसे अमोनिया है ना, इसका आप क्या कर दो, एक हाइड्रोजन हटा दो और एक एल्काइल ग्रुप लगा दो तो RNH2 बनेगा। ये 1 डिग्री एमाइन बन गया। अगर मैं यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटा दूँ, एक और R लगा दूँ तो RNHR बन जाएगा, 2 डिग्री एमाइन बन गया। अगर मैं यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटा के एक और R लगा दूँ तो RNR बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन। क्लियर है बात? तो भाई इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि अगर जो है वो अमोनिया से ही एमीन बनते हैं ऐसा माना जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं एमीन जो है वो अमोनिया के ही डेरिवेटिव है, व्युत्पन्न है। ठीक है, तो अब देखना ज़रा, इनकी क्षारीय सामर्थ्य हमें कंपेयर करनी है। भाई एमीन की जो क्षारीय सामर्थ्य है 2 माध्यमों में हम चेक कर सकते हैं। एमीन की क्षारीय सामर्थ्य 2 माध्यमों में देखी जाती है, दोनों माध्यमों में अलग अलग आएगी क्षारीय सामर्थ्य। तो यहाँ पर पहला जो माध्यम है अपने पास वो है गैसीय माध्यम में, है ना, गैसीय माध्यम में। क्वेश्चन में आपको मेंशन करेगा कि आपको गैसीय माध्यम में क्षारीय सामर्थ्य निकालनी है या द्रव माध्यम में निकालनी है या लिक्विड में निकालनी है। ठीक है ना, गैसीय माध्यम में आपको क्या करनी है, क्षारीय सामर्थ्य निकालनी है, या इसको जो है वो आप अध्रुवीय विलायक में भी ले सकते हो। अध्रुवीय विलायक में, या तो अध्रुवीय विलायक में लिखा हुआ आएगा या गैसीय माध्यम में लिखा हुआ आएगा। तो क्षारीय सामर्थ्य जो है वो कैसे चेक करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। तो हम बोलते हैं क्षारीय सामर्थ्य जो है वो क्या होती है, लोन पेयर देने की क्षमता, लोन पेयर H+ आयन को देने की क्षमता ही क्षारीय सामर्थ्य है। तो यहाँ क्षारीय सामर्थ्य +I प्रभाव पर निर्भर करती है। क्षारीय सामर्थ्य किस पर निर्भर करती है, प्रभाव पर निर्भर करती है। ठीक है, कि भाई क्षारीय सामर्थ्य जो है वो गैसीय माध्यम में या अध्रुवीय विलायक में जो क्षारीय सामर्थ्य होगी वो +I प्रभाव पर निर्भर करेगी। और कैसे निर्भर करती है, तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही कि छाछा समानुपाती होता है किसके, +I प्रभाव के। कि क्षारीय सामर्थ्य जो है वो +I प्रभाव के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना जरा कि ये अमोनिया है, ये 1 डिग्री एमाइन है, ये 2 डिग्री एमाइन है, ये 3 डिग्री एमाइन है। ठीक है ना, तो यहाँ देखना, इनमें बात करें तो भाई +I प्रभाव जितना ज्यादा क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा। यहाँ केवल एक +I है, R का एल्काइल समूह का प्रभाव कैसा होता है, +I होता है। यहाँ 2 +I है भाई, 2 लगे पड़े हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दोनों तरफ से लगे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ 3 +I है, 3 तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। ये लो जी, 3 +I, है ना, और इस बेचारे के पास एक भी +I नहीं है। ठीक है, तो भैया इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि +I जितना ज्यादा क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा। तो क्षारीय सामर्थ्य का छासा का क्रम क्या आएगा भाई, छासा का क्रम सबसे ज्यादा 3 डिग्री एमाइन, है ना,
फिर आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री, फिर आएगा NH3। ये तो आया भाई, सिंपल सा काम है, प्लस आई देखना है, प्लस आई ज़्यादा तो क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा। ठीक है, सिंपल सा काम है, कर लिया। कोई डाउट इसमें? ठीक है ना, कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप भेज देना डाउट, तो है ना। तो ये तो है गैसीय माध्यम में, यहाँ कोई लफड़ा नहीं, केवल प्लस आइस चेक करना है। दूसरा वाला ध्यान से समझना है, दूसरा वाला है भाई द्रव माध्यम में, द्रव माध्यम में, या इसको जो है वो ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलायक में। ठीक है, अब ध्रुवीय विलायक में ये ही, इन चारों की ही हमें क्या करनी है, क्षारीय सामर्थ्य कंपेयर करनी है। ध्रुवीय विलायक में इन चारों की ही बेसिक स्ट्रेंथ हमें चेक करनी है। क्लियर है बात? तो भाई देखो जरा, ध्रुवीय विलायक में ये बोलूंगा कि ध्रुवीय विलायक, विलायक या द्रव माध्यम में क्षारीय सामर्थ्य प्लस आई प्रभाव तथा त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा दोनों कारकों पर निर्भर करती है, दोनों कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, कि भाई ध्रुवीय विलायक में या द्रव माध्यम में जो क्षारीय सामर्थ्य है ये प्लस आई प्रभाव और त्रिविम बाधा दोनों कारकों पर निर्भर करेगी। दोनों कारकों पर कैसे? तो ध्यान से समझना कि भाई दोनों कारकों पर कैसे निर्भर करती है, द्रव माध्यम में कैसे दो फैक्टर से इफेक्ट होती है। तो देखना जरा, सबसे पहले प्लस आई की बात कर लेते हैं, प्लस आई प्रभाव। ठीक है, प्लस आई प्रभाव से कैसे आपको चेक करना है, तो भाई वो ही अपने पास यही सेम टू सेम क्रम आएगा अगर हम प्लस आई प्रभाव से देखेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होता है तो भाई क्षारीय सामर्थ्य भी ज़्यादा होती है, चाहे अपने पास माध्यम कैसा भी क्यों ना हो। तो आर का जो है वो प्रभाव कैसा है भाई, यहाँ पर प्लस आई प्रभाव है, यहाँ दो आर का प्लस आई और इस आर का भी प्लस आई, यहाँ पर प्लस आई और इसका भी प्लस आई और ये भी प्लस आई। क्लियर है बात? तो भाई प्लस आई ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे यहाँ पर छासा का क्रम क्या आएगा, बिल्कुल जो ऊपर आया है वही क्रम आएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया सबसे कम। क्लियर है बात? ये क्रम आएगा। अगर आप प्लस आई से चेक करोगे ना, तो प्लस आई प्रभाव से चेक करोगे तो गैसीय माध्यम में जो क्रम आएगा वही क्रम द्रव माध्यम में आएगा। किससे चेक करोगे? प्लस आई से चेक करोगे। लेकिन ये अपना आंसर नहीं है ना, क्योंकि मैंने कहा कि दो कारकों पर निर्भर करती है, प्लस आई और त्रिविम बाधा दोनों पर निर्भर करती है। यहां तो हमने एक ही फैक्टर लगाया प्लस आई का, दूसरा फैक्टर बाकी है। ये गैसीय माध्यम में तो आप याद रख लोगे, यहां कोई लोचा नहीं, यहां यही आंसर आएगा कि भाई जब भी गैसीय माध्यम में आपको पूछे तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया, सबसे कम अमोनिया। क्लियर है? अब अगर द्रव माध्यम में पूछ ले तो दो फैक्टर चेक करने पड़ेंगे, एक तो प्लस आई प्रभाव से तो क्रम आया ये। अब बात करते हैं भाई, अगर मैं इसमें त्रिविम बाधा भी चेक करूं तो क्रम क्या आएगा, तो दूसरा है अपने पास त्रिविम बाधा। देखिए जरा, त्रिविम बाधा भाई देखो, त्रिविम बाधा क्या है, एक तो NH3 है, ठीक है, एक है RNH2 1 डिग्री, RNHR 2 डिग्री और RNRR 3 डिग्री। क्लियर? तो देखें, इसको चेक करते हैं। प्लस आई, प्लस आई तो चेक नहीं करना अपन को, तो क्या चेक करना है, त्रिविम बाधा चेक कर दी। क्षार क्या होता है? लोन पेयर देने वाला क्षार होता है, जो जितनी जल्दी लोन पेयर देगा वो उतना ही बढ़िया क्षार होगा। ठीक है, तो यहां ये नाइट्रोजन लोन पेयर देना चाहता है, ठीक है, किसको? H+ को। लेकिन यहां पर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं भाई, देखना जरा ध्यान से, 3 जो है वो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। तो ये नाइट्रोजन चाहता तो है, प्लस आई बहुत ज्यादा लग रहा है, प्लस आई लग रहा है भाई, वो तो लग रहा है ना। ये नाइट्रोजन चाहता है कि मैं H+ को लोन पेयर दे दूं, है ना, लेकिन भाई ये चाहते हुए भी H+ को लोन पेयर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि भाई इस नाइट्रोजन के आसपास 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो लोन पेयर को देने के लिए यहां पर जगह नहीं है। H+ आएगा किधर से लोन पेयर लेने? आप मान लो आपको घर पे जाना है और आपके रास्ते में जो है वो मैंने क्या किया, 3-4 पहलवान खड़े कर दिए, है ना, और बोल दिया कि भाई अब जाके दिखाओ घर, तो कैसे जाओगे, है ना। तो बिल्कुल वही है कि 3-4 जो है वो यहाँ पर इन सब ने इसको घेर रखा है चारों तरफ से, लोन पेयर को चारों तरफ से घेर रखा है।
तो लोन पेयर को चारों तरफ से इसने घेर रखा है, तो लोन पेयर को H+ तक जाने की जगह नहीं मिलेगी, और जगह नहीं मिलेगी तो चाहते हुए भी ये लोन पेयर नहीं दे पाएगा, इसके लोन पेयर देने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो भाई दो जुड़े हैं तो त्रिविम बाधा थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। लोन पेयर जो है वो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में इजीली डोनेट किया जाएगा। यहां एक ही जुड़ा है तो भाई और लोन पेयर जो है और आसानी से दिया जा सकता है। यहां एक भी पहलवान नहीं है, सबसे आसानी से लोन पेयर कौन देगा, ये वाला देगा। समझ रहे बात को? यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इधर से इधर जाऊंगा तो त्रिविम बाधा बढ़ेगी, तो लोन पेयर H+ को देने की क्षमता क्या होगी, घटेगी। तो लोन पेयर H+ को देने की क्षमता घटेगी तो छासा क्या होगी, घटेगी। तो भाई अगर क्षारीय सामर्थ्य का क्रम देखूं तो क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा किसकी होगी, NH3 की, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, ये क्रम आएगा क्षारीय सामर्थ्य का। अब देखना प्लस आई से चेक करोगे तो क्षारीय सामर्थ्य का क्रम ये आएगा, और त्रिविम बाधा से चेक करोगे तो क्षारीय सामर्थ्य का क्रम ये आएगा। ठीक है, लेकिन ना तो ये वाला आंसर है ना ये वाला। जब भी द्रव माध्यम में पूछे तो आंसर क्या बताना है, तो ध्यान से सुनो कि भाई जब भी द्रव माध्यम में पूछेगा, अब प्लस आई भी लग रहा है, त्रिविम बाधा भी लग रही है, तो नेट ऑर्डर क्या आएगा भाई, नेट जो ऑर्डर आएगा ना क्षारीय सामर्थ्य का, दोनों का मिला जुला प्रभाव, दोनों को मिला के एक क्रम बनाया गया है, और दोनों को मिला के जो क्रम बनाया गया है वो एक्सपेरिमेंटल है। क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है ना, वो प्रायोगिक है, पी के बी की वैल्यूज पर आधारित है। डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां दोनों को जब मिला के अपन लिखेंगे तो अपन को वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, हम डायरेक्टली कंसेप्चुअल नहीं बता सकते। इसलिए दोनों को मिले जुले प्रभाव के कारण जो क्रम आएगा वो कैसा है, कंसेप्चुअल है, याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब भाई देखो जरा, त्रिविम बाधा वाला फैक्टर गैसों के लिए लागू नहीं होता है, गैसीय माध्यम में लागू नहीं होता। क्यों? गैसीय माध्यम में जो अणु है वो दूर दूर रहते हैं, तो अणु बहुत ज्यादा दूर दूर है। द्रव माध्यम में अणु पास पास आ जाते हैं, सॉलिड में और पास पास, तो अणु दूर दूर होते हैं ना, तो इस केस में जो है वो त्रिविम बाधा वाला फैक्टर लागू नहीं होता है। द्रव माध्यम में ही ये दोनों फैक्टर लागू होते हैं। त्रिविम बाधा वाला फैक्टर जो है वो केवल द्रव माध्यम में लगेगा। प्लस आई वाला फैक्टर जो है वो द्रव माध्यम में भी लगेगा, गैस माध्यम में भी लगेगा, और गैसीय माध्यम में केवल प्लस आई वाले फैक्टर से आंसर देना है। तो गैसीय माध्यम में तो केवल आंसर जो है वो ये ही आएगा। अब द्रव वाले माध्यम में जो है वो आंसर क्या आएगा, तो दोनों के मिले जुले प्रभाव के कारण क्षारीय सामर्थ्य का क्रम। इसको मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए, दोनों के मिले जुले प्रभाव के कारण क्षारीय सामर्थ्य का क्रम, छाछा का क्रम। देखना जरा, यदि R बराबर CH3 हो, ठीक है, यदि R की जगह आपने सब में क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो क्षारीय सामर्थ्य का क्रम आता है भाई ये 21-30, 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब यहां पर है भाई NH3, ट्रिक बनाने के लिए मैंने इसको 0 डिग्री बोल दिया है, तो NH3 है 0 डिग्री का मतलब। ठीक है, और यदि R बराबर C2H5 हो तो छासा का क्रम, तो भाई इस केस पे ये रह जाता क्रम 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, 23-10। तो भाई देखना जरा कि R अगर CH3 हो, यहां सब में CH3 लगा दो तो क्रम ये आएगा 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, 3 डिग्री, अमोनिया सबसे कम। और अगर R बराबर C2H5 हो तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और अमोनिया सबसे कम। ये दोनों क्रम जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, पी के बी की वैल्यूज पर आधारित है। आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा 21-30 और 23-10। क्लियर है बात? अब देखना जरा क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे इसको मिटा देता हूं भाई,
क्वेश्चन है निम्न के क्षारीय सामर्थ्य का क्रम, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम, ठीक है, द्रव माध्यम में, ठीक है। तो आपको एक तो दे दिया भाई NH3, एक दे दिया CH3NH2, एक आपको दे दिया CH3NHCH3, एक आपको दे दिया भाई CH3NCH3 और ये CS, ठीक है, ये आपको दे दिया। और किस में पूछा है भाई? द्रव माध्यम में। पहला ऑप्शन आपको दे दिया जैसे, या ऑप्शन तो आप देख ही लोगे। तो भाई अब देखो R बराबर क्या है, यहाँ पर द्रव माध्यम में पूछा है, ये जरूर चेक कर लेना, है ना। तो R बराबर क्या है, R बराबर CH3 है, तो द्रव माध्यम में क्रम होता है 21-30, यानी 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है, और इसको मैंने क्या माना है, 0 डिग्री माना है, ठीक है ना। तो 2 डिग्री यानी तीसरा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर 1 डिग्री यानी दूसरा आ जाएगा, फिर 3 डिग्री यानी चौथा हो जाएगा, और सबसे कम कौन सा, पहला। ये क्रम आ जाएगा किसमें, अगर R बराबर आप द्रव माध्यम में ले रहे हो, R बराबर CH3 ले रहे हो, तो R बराबर CH3 है, तो ये क्रम आएगा। अगर यहाँ पर बोल देता गैसीय माध्यम में, तो गैसीय माध्यम में तो सबसे ज़्यादा चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, ये क्रम आता है। क्योंकि गैसीय माध्यम में आंसर देना होता है केवल प्लस आई प्रभाव के आधार पर, और द्रव माध्यम में आंसर देना होता है प्लस आई और त्रिविम बाधा दोनों के आधार पर, ठीक है ना। दोनों के मिले जुले प्रभाव के कारण आपको आंसर देना होता है। और भाई अगर यहीं पर R जो है वो जैसे C2H5 लगा देता, C2H5 या C2H5, 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 C2H5 और C2H5 लगा देता, ठीक है, सब में C2H5 लगा दिया, तो अपने पास ऑर्डर क्या आ जाता, R बराबर C2H5 है, तो हो जाता भाई 23-10, 23-10। तो अब आंसर क्या आता, अब आंसर आता सबसे ज़्यादा 2 डिग्री यानी तीसरा सबसे ज़्यादा, फिर आता चौथा, फिर आता कौन सा, दूसरा, और फिर आता कौन सा, पहला। तो ये आंसर होता। इसका आंसर तो अब भी वही होता, गैसीय माध्यम में तो आंसर अब भी वही होगा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। क्लियर है बात। लेकिन अब मान लो दोनों मिक्स करके दे दे, जैसे मान लो यहाँ C2H5 दे दे, यहाँ पर जो है CH3 दे दे, इसमें यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH3, यहाँ CH3, यहाँ C2H5, तो भाई उस केस में हम द्रव माध्यम में नहीं बता पाएंगे, द्रव माध्यम में हम बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि द्रव माध्यम में जब बताते हैं तो 2 फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, 2 कारक इसको प्रभावित करते हैं, एक तो प्लस आई प्रभाव, एक त्रिविम बाधा, और दोनों के मिले जुले प्रभाव से हमें आंसर बताना होता है, दोनों को मिला के आंसर बताना होता है। क्लियर है बात। तो भाई ये आपको सारे डेटा क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। और क्षारीय सामर्थ्य जो है वो कंप्लीट है, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है मैं आपको टिक करवा देता हूँ। अम्लीय सामर्थ्य की प्रॉब्लम तो मैं पहले टिक करवा चुका हूँ, क्षारीय सामर्थ्य की प्रॉब्लम्स में टिक करवा देता हूँ। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट, तो स्टेज फर्स्ट में आपको जो क्वेश्चन करने हैं, हाँ भाई निकालो ज़रा स्टेज फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 करना है, 26 के बाद में क्वेश्चन नंबर जो है वो 32, 26, 32, 33, 36, 37, ठीक है। फिर इसके बाद में थर्टी सेवन के बाद में भाई क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। फिर इसके बाद 58, 60, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं स्टेज फर्स्ट में। स्टेज सेकंड, हाँ भाई स्टेज सेकंड में आपको जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 46, 47, 47 का क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, ठीक है। फिर इसके बाद में 47 के बाद में आपको जो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर
71, ठीक है। फिर स्टेज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 12, 10 और 12 दोनों करने हैं, 5, 10, 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, 28, 29 का भी सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना, CS3 वाला। तो भाई ये सारे क्वेश्चन, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 भी करना है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। इनमें कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मेरे से पूछे, डाउट डिस्कस करें, आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले की क्लास में भी कोई डाउट आ जाए कहीं पर तो आप मेरे को भेजें, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।